वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे संख्याओं के बारे में। संख्या किसे कहते हैं या फिर उसके टाइप, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या सम विषम, किस तरीके से इन्हें हम देखते हैं और के बारे में आज हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, इस चीज को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है। मान लीजिए अगर मैं 1 को गिन सकता हूं, काउंट कर सकता हूं, तो 1 मेरी एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, सब एक दूसरे की बड़ी संख्याएं होती हैं। मान लीजिए अगर मैं कहने लगूं कि 2 4 6 8 1 0 4 9, अगर ये सबसे बड़ी संख्या है तो ये भी आपकी बड़ी संख्या नहीं है। इससे भी आगे नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें एक तो कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती और प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे मैं कोई भी वस्तु गिन सकता हूं, यानी काउंटेबल नंबर्स मेरे हों तो वो मेरी एक प्राकृतिक संख्या में आते हैं। शुरुआत 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरी क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है मेरी 1। 0 को मैं नहीं ले सकता क्योंकि 0 को मैं गिन नहीं सकता। मैं कहीं पर भी 0 को गिन के नहीं बोल सकता कि ये मेरी, अगर कोई भी मान लीजिए मेरे पास चौक है तो इसे मैं काउंट नहीं कर सकता कि ये 0 है, तो 0 को मैं प्राकृतिक संख्या में नहीं लेता। इसके अलावा कोई सा भी नंबर अगर आता है तो वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। तो इतना समझ में आया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आपकी वे संख्याएं होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती है। अगर किसी भी वस्तु को मैं गिन सकता हूं तो वो मेरी प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या की मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी ले लिया जाता है। पूर्ण का मतलब होता है पूरी संख्याएं। पूरी संख्या में, संख्या तो आपकी 0 है, 0 भी तो एक संख्या है, लेकिन 0 काउंटेबल नहीं है, 0 को मैं गिन नहीं सकता, इसीलिए मैं इसे प्राकृतिक संख्या में नहीं लेता। ये अनकाउंटेबल, इसीलिए मैं इसे लेता हूं पूर्ण संख्या में। तो इतना समझ में आया। पूर्ण संख्या सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्या में 0 आ जाती है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या भिन्नता है। प्राकृतिक संख्याओं को मैं जिससे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती हो प्राकृतिक संख्या है, और 0 को भी ले लिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी ले लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब फर्क यह है कि अगर मैं कहने लगूं कि 204, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो मैं इसे गिन सकता हूं, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं क्या ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या है, पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं लेकिन 0 को भी ले लिया जाता है, इसीलिए पूर्ण संख्या है। यानी 204 एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। हेडिंग है आपकी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या ही आती हैं, लेकिन फर्क यह है कि उसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। मान लीजिए अगर आपके पास नंबर है -2 -4 0 3, क्या ये चारों की चारों संख्याएं पूर्णांक संख्या है। भाई ऑफ कोर्स चारों संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि माइनस का नंबर हो सकता है, प्लस का नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है। पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ धनात्मक नंबर भी होता है और ऋणात्मक नंबर भी होता है, इसीलिए वे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखो तीनों संख्याओं में भिन्नता क्या क्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूं, गिनती कर सकता हूं, जिन संख्याओं की, वे मेरी पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या आपकी वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी ले लिया जाता है, या फिर आप प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी ले लिया जाए तो वे मेरी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या सारी धनात्मक प्राकृतिक संख्या तथा सारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को लेकर 0 को भी ले लिया जाए तो वे आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें 0 आपका सेंटर होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक चलता है पॉजिटिव में, और वैसे ही नेगेटिव में चलता है इंफिनिटी तक, यानी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही अनंत तक होता है इसमें पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव, और वैसे ही होता है पॉजिटिव। अब इसमें अगर मैं कहने लगूं कि इसमें भाई ये बताओ कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है,
तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी अनंत। इसमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं है भाई। प्राकृतिक संख्या में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि कोई भी धनात्मक जो प्राकृतिक संख्या है वो बड़ी होती नहीं है। हर एक संख्या एक दूसरे की बड़ी होती है। कोई भी संख्या हो एक दूसरे की बड़ी होती है। मान लीजिए अगर मैं कहने लगूं 27 लाख या 27 करोड़ है, 27 करोड़ है, तो क्या ये सबसे बड़ी है? या फिर 100 करोड़ ले लो, 100 अरब ले लो, खरब ले लो, तो कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती। हर संख्या एक दूसरे की बड़ी होती है। अगर मैं कहने लगूं कि 100 खरब सबसे बड़ी है भाई, 100 नील सबसे बड़ी है, 100 शंख सबसे बड़ी है, तो नहीं है, उससे भी बड़ी है 100 शंख 1, 100 शंख 2, 100 शंख 3, तो ये संख्या भी तो इसमें बड़ी है। तो ये संख्या आपकी कोई भी लार्जेस्ट नंबर इसमें नहीं होता प्राकृतिक संख्या में। वैसे ही पूर्णांक संख्या में भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या ही तो है, तो बड़ा वो सबसे बड़ा इसमें नहीं होता। ऐसे ही नेगेटिव में सबसे छोटा नहीं होता, यानी नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है नियरेस्ट जीरो, यानी -1 आपका सबसे बड़ा नंबर होता है पूर्णांक संख्या में। और वैसे ही नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर देखूं तो सबसे छोटा नंबर मेरा कोई नहीं है। अब सवाल आता है कि जीरो क्या है? जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। जीरो को नॉन इंटीजर कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर। यानी पूर्णांक संख्या तो है लेकिन ना तो धन में है ना इसे ऋण में बोल सकते हैं, तो इसीलिए ये होता है नॉन इंटीजर। समझ में आया? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इन्फिनिटी तक होती है, कोई भी संख्या छोटी नहीं होती ऋणात्मक में। और वैसे ही धनात्मक में पूर्णांक संख्या भी सबसे बड़ी कोई नहीं है, हर संख्या एक दूसरे की बड़ी होती। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? नेक्स्ट हेडिंग है सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं भाई? हमने प्राकृतिक संख्या समझ ली। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें मैं गिनती कर सकता हूं। कोई भी वस्तु जिस संख्या से मैं गिन सकता हूं वो मेरी एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए, दूसरी हेडिंग क्या थी आपकी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या ही होती हैं लेकिन जीरो को भी ले लिया जाता है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है। और इसके अलावा हम पूर्ण संख्या के अलावा आगे हमारी हेडिंग थी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती हैं या ऋणात्मक भी होती हैं, प्लस जीरो को भी लिया जाए तो वे मेरी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाता है, चाहे कोई सी भी हो। जिस संख्या में मैं 2 से पूर्णतया भाग दे दूं वे मेरी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब कैसे? शुरुआत का नंबर लीजिए आप 2, और 2 के बाद आप एक एक डिजिट को छोड़ते जाइए, यानी एक एक संख्या को छोड़ते जाओ, अगली संख्या को लिखते जाओ। जैसे पहला 2 है, फिर 3 छोड़ दी, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से इन्फिनिटी तक भी ये जाता है। तो सम संख्या आपकी कौन सी होंगी? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाता है। विषम संख्या इसी का उल्टा होता है कि जिनमें 2 से पूर्णतया भाग न जाए, यानी कोई भी संख्या ऐसी हो जिसमें 2 से पूर्णतया भाग नहीं जाता है, तो वे संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? जिनमें 2 से पूर्णतया भाग नहीं जाता है, और जिनमें 2 से पूर्णतया भाग चला जाता है वे आपकी सम संख्या कहलाती हैं, और जिनमें नहीं जाता है वे संख्याएं आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक या खुद से भाग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। जिन संख्याओं में एक से और खुद से भाग जाएगा वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वे संख्याएं फिर अभाज्य संख्या नहीं कहलाती हैं। कैसे? समझ मान लीजिए आपके पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 29, ये मैंने 30 तक की सारी संख्या कुछ छोड़ दी है। अब आपको ये बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए, जिनमें अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? वे संख्याएं जिनमें एक से और खुद से भाग जाए वे ही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके अलावा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाती है। अब कैसे समझ लेते हैं। देखिए, 2 है, 2 में एक तो 1 से भाग जा रहा है, एक 2 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो आपकी अभाज्य संख्या है ही, इसके अलावा किसी संख्या से भाग थोड़े जा रहा है।
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यहां तक कोई भी संख्या में एक से और खुद से ही भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। अब इसके अलावा चूंकि 20 है मेरे पास, तो क्या 20 भी एक अभाज्य संख्या है? 20 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 20 में 2 से भाग जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 20 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जिस संख्या में केवल एक से और खुद से भाग जाए वही संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सारी संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाती। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक से और खुद से भाग जाए, इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं होती। अच्छा चलिए, इतना तो समझ में आ गया हमें कि एक से और खुद से भाग जाए तो वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन सर अगर इससे भी ज्यादा किसी संख्या में भाग जाता है तो फिर वो संख्या क्या कहलाएंगी? क्या वो संख्या आपकी सम होंगी, विषम होंगी, या पूर्णांक होंगी, या पूर्ण होंगी, या प्राकृतिक होंगी? भाई इतना तो मैं समझ में आ गया ना कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी से भाग नहीं जाता, एक और खुद से तो सब में भाग चला जाएगा। अगर कोई सी भी संख्या आपके पास ऐसी हो तो उसे मुझे बताइए, एक से और खुद से तो हर एक में भाग जा रहा है। कोई सी भी संख्या ले लो, आप सम ले लो, विषम ले लो, या अभाज्य भाज्य कोई सी भी संख्या ऐसी ले लो, तो एक तो संख्या में सबसे भाग जा रहा है ना, एक से और खुद से तो सब में भाग जा रहा है। अच्छा, अब अगर एक और खुद से भाग अभाज्य संख्या की अपोजिट है, यानी जो अभाज्य संख्या नहीं होंगी वो आपकी भाज्य संख्या होंगी। ऑफ कोर्स कोई सी भी संख्या ले सकते हैं हम। मान लीजिए मैं संख्या लूं तो पहले मैं 100 तक की अभाज्य संख्या लिख रहा हूं। 2, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या है? सारी की सारी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की। अब चूंकि ये तो अभाज्य संख्या है तो इनके बीच वाले जितनी भी संख्या होंगी सारी की सारी भाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि भाज्य संख्या में तो आपकी सम संख्या भी आ सकती है, विषम भी आ सकती है, और पूर्णांक संख्या भी आ सकती है, पूर्ण संख्या भी आ सकती है, प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या है? भाज्य संख्या में तो जो अभाज्य संख्या होगी उसमें तो केवल एक से और खुद से भाग जाएगा, और भाज्य संख्या में तो इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग चला जाए। भाई विषम में क्या था? विषम में था कि जो 2 से पूर्णतः भाग न जाए, यानी जो संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा वो आपकी विषम संख्या है। लेकिन अगर 2 के अलावा किसी संख्या से भाग जाता है तो क्या वो सम संख्या होगी? नहीं होगी, फिर वो होगी विषम संख्या। लेकिन भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है? भाज्य संख्या की डेफिनेशन कहती है कि एक और खुद से भाग देने के अलावा अगर किसी भी संख्या से भाग जाता है, चाहे वो विषम है, सम है, भाज्य है, वो सारी की सारी संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी, जिनमें आपका एक से और खुद से भाग देने के अलावा किसी भी संख्या से भाग जाता है तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। ये था आपका डेफिनेशन। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। भाई भाज्य संख्या हमने पढ़ी है, अभाज्य संख्या हमने पढ़ ली, लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या है? ये तो नई डेफिनेशन आ गई। तो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ये है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अगर एक आता है तो दो संख्याओं का मासापा यानी HCF अगर एक आता है तो वे संख्याएं आपकी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। कोई सी भी दो संख्या हो। अब इसमें कम से कम ये डेफिनेशन तो नहीं है कि अभाज्य संख्या ही होंगी या भाज्य संख्या ही होंगी। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, कोई सी भी संख्या हो सकती है जिसका मासापा अगर एक आ जाता है तो वे संख्याएं आपकी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। तो समझ में आया सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मासापा एक आ जाए।
चाहे कोई सी भी है, वो सम संख्या हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई सी भी दो संख्या ऐसी हो जिनका मासापा 1 आ रहा हो तो वो संख्या कहलाती है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। अब कैसे? दो संख्याओं का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 3 और 11, 7 और 8, 8 और 11 और 11 और 20। इनमें मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं। चारों एग्जांपल आपके सह अभाज्य संख्या के हैं, लेकिन आपको समझने का चीज क्या है, देखो 8 है यहां पर, तो 8 आपकी सम संख्या है, 11 आपकी विषम है, इसमें 7 आपकी अभाज्य, 8 आपकी विषम है, 11 भी अभाज्य, 11 अभाज्य, 20 सम है। तो ये संख्याएं आपकी कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका जो मासापा आएगा वो आएगा इनका एक मासापा आएगा, इसीलिए ये संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिमेय संख्याएं। हालांकि 6th के जो मैथमेटिक्स में है परिमेय संख्या के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, परिमेय संख्या के बारे में बताया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये 8th के मैथ में या 7th के मैथ में या 9th के मैथ में आएगा, तो इसका जो पहले से कंठस्थ आप कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी, फिर आप आसानी से बता दोगे अरे सर ये तो हमने पहले पढ़ी हुई थी। तो ये चीजें बड़ी आसान है, ये चीज आप बता पाओगे आगे और समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा बढ़िया। तो इस तरीके से अब मैं लेता हूं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हालांकि 6th के चैप्टर में ये आपके है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं इसीलिए कंठस्थ करा रहा हूं ताकि आगे भी आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं। सर इसमें PQ क्या है, P/Q क्या है? तो भाई P/Q क्या है? P/Q का अगर फॉर्मेट हम समझें तो वो होता है एक अंश और हर का, यानी अंश हर के रूप में होगी, एक भिन्न के रूप में होगी, तो वो मेरी परिमेय संख्या कहलाएंगी जो एक भिन्न के रूप में होंगी। लेकिन PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए, PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई? PQ पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब है भाई साहब के माइनस का नंबर हो सकता है, जीरो हो सकती है, प्लस का नंबर हो सकता है, ऊपर में अंश में भी हो सकता है, हर में भी हो सकता है। यानी वो ये कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रही है कि PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी दोनों ही पूर्णांक नंबर होने चाहिए। ऊपर भी माइनस का हो सकता है, नीचे भी माइनस का हो सकता है, जीरो भी हो सकती है। तो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में अंश आपका माइनस का हो सकता है, हर भी हो सकता है। लेकिन अगली डेफिनेशन वो कह रही है कि वे नंबर P/Q के रूप में लिखे जाएं जहां पर PQ दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 का नहीं होने का क्या मतलब है? इसका मतलब हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपकी परिमेय संख्या की प्रॉपर डेफिनेशन है, यानी वे संख्याएं जिन्हें मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं जहां पर PQ दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं हो और Q बराबर 0 ना हो, तो उन संख्याओं को मैं कहता हूं परिमेय संख्याएं। वे संख्या मेरी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 ना हो। तो ये चीज हमने आज संख्याओं के बारे में समझा, हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा और बड़े आसान तरीके से समझा। छोटी छोटी संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या हमने समझी, पूर्ण संख्या हमने समझ ली, पूर्णांक संख्याएं, सम, विषम और भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय संख्याएं। और यहां तक 6th के मैथमेटिक्स में परिमेय संख्या का कोई ज्यादा रोल है नहीं, इसीलिए, लेकिन मैंने कराया क्यों है? क्योंकि आपको 7th के या 8th के मैथ में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन इसमें कराई है। तो ये चीज आज हम संख्याओं के बारे में इस वीडियो में पढ़ी हमने अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से हमने ये चीज समझी कि संख्याओं के बारे में संख्या किसे कहते हैं और ये संख्याओं के कुछ टाइप्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसमें पहले लेक्चर में मैंने संख्याओं के बारे में बताया है, आई होप समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।